हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पूर्वत ज्ञात है कि हम सब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का पेपर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.1, 1.2 का अध्ययन कर लिया है। अब आज इस वीडियो में हम 1.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1.3 जो हमारा सब यूनिट है, उसमें हमें आज नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में अध्ययन करना है। अर्थात अगर हम हिंदी में जाने इसको तो प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति और पोषण क्या है, थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। प्रकृति बनाम पोषण मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान दोनों की ही शब्दावली है। इस अवधारणा का प्रयोग व्यक्तियों में जन्मजात सहज गुणों और उसके परिवेश और पालन पोषण के दौरान जो पर्यावरण और माहौल के द्वारा जो प्रभावित व्यवहार होता है या व्यवहार के जो लक्षण आपसी समरूपता नहीं रख पाते हैं, उसी को विरोधाभास कहते हैं, या कह लीजिए प्रकृति के प्रति पोषण का जो विरोध होता है या एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकृति बनाम पोषण। अब हम इसको सरल शब्दों में अगर कहें तो जैसी हमारी प्रकृति होती है, जिस वातावरण में हम होते हैं, या हमें जो अपने पूर्वजों से या माता पिता से जो हमें लक्षण अर्जित होते हैं, उनके माध्यम से जब हम अपने सामाजिक माहौल में जाते हैं, वहाँ से जो हम लक्षण और कह लीजिए व्यवहार जो अर्जित करते हैं, उस व्यवहार के माध्यम से उस प्रकृति में हम अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकृति बनाम पोषण। अब हम प्रकृति के बारे में देखते हैं, प्रकृति क्या होता है। प्रकृति एक बच्चे के कारकों या जीन को संदर्भित करता है। अर्थात प्रकृति जो है हमारा, वो वंशानुक्रम है। अपने माता पिता या पूर्वजों के द्वारा अर्जित जो लक्षण होते हैं, वही प्रकृति होती है, जो न केवल एक बच्चे की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करता है, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व के लक्षणों के निर्माण में भी मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता जाता है, तो उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता रहता है और उस व्यक्तित्व में उसके अनेक लक्षण प्रदर्शित होते हैं और उन लक्षणों के माध्यम से वो आगे चल के सरवाइव कर पाता है। अगला है हमारा पालन पोषण। पालन पोषण क्या है? अगर हम पालन पोषण का तात्पर्य देखें तो जो हमारा पर्यावरणीय कारक होता है, उससे ये रिलेट करता है। जो हमारे व्यक्तित्व के लक्षण, हमारे बचपन के अनुभव, बच्चों के जो परिवेश होते हैं या सामाजिक संबंध या संस्कृति के बारे में जो बताते हैं, वही हमारा पालन पोषण कहलाता है। अर्थात जिस माहौल में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे व्यक्तित्व की छवि क्या है, हम अपने बचपन में क्या क्या अनुभव कर चुके हैं और उस समाज में हमारा संबंध कैसा है। समाज में जो हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे शादी विवाह या फिर मुंडन, या कह लीजिए अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, तो उन सब में हम किस प्रकार से प्रतिभागिता करते हैं, वहाँ पे कैसा व्यवहार करते हैं, वहाँ हमारे लक्षण किस प्रकार दिखते हैं, वो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, पालन पोषण के। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं प्रकृति और पोषण के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति है और जो पोषण है, वो दोनों एक साथ
एक ही चीज़ों पर डिपेंड हो या एक साथ एक ही लक्षणों पर उनके सभी कार्य प्रदर्शित हों। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। जहाँ कुछ का मानना यह है कि मुख्य रूप से प्रकृति ही है जो एक बच्चे के व्यवहार को आकार देने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हमारे बीच में कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो केवल प्रकृति को ही जिम्मेदार समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि बालक के अंदर जो भी व्यवहार पनप रहा है, जो भी उसके व्यक्तित्व का लक्षण उजागर हो रहा है, वो सब प्रकृति के माध्यम से ही हो रहा है। और एक तरह दूसरों का मानना यह भी है कि अगर बच्चे के पोषण का तरीका अच्छा है जो उसके व्यवहार विशेषताओं को भी चिन्हित करता है, जैसे उसका पालन पोषण अगर अच्छे ढंग से हो रहा है और पालन पोषण में कोई कमी नहीं है, अच्छा बुरा उसे बताया जा रहा है, तो वो क्या करता है कि उसका जो व्यवहार होता है वो विशेषताओं को लेकर चलता है और समाज में वो अच्छे से सरवाइव कर पाता है। जबकि अधिकांश मनोवैज्ञानिक बच्चे के व्यवहार पर प्रकृति और पोषण दोनों के तरीकों को महत्व देते हैं। जैसे नींद अपेक्षाकृत ये प्राकृतिक ही माना जाता है। जो नींद हमें आती है वो प्रकृति के माध्यम से ही आती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमें नींद आती है अमूमन हम 7 सेकंड में सो जाते हैं। यदि एक बच्चा एक शांतिपूर्ण स्लीपर है या कह लीजिए कि शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी नींद लेता है और यदि वह रात भर जगता है तो यह उसके जीन के कारण भी हो सकते हैं। समरूप या जुड़ाव बच्चों में किए गए अध्ययन में यह देखा गया है कि जीन एक बच्चे के सोने के पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता रात में ज़्यादा देर तक सोते हैं, ज़्यादा देर तक जगते हैं, तो उसका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ता है यदि बच्चा उस दौरान माँ के गर्भाशय में है तो। और यदि वही माँ टाइम से सारी चीज़ें कर रही है, टाइम से उसका जो संतुलित आहार है वो भी ले रही है और किसी मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर रही है, अच्छे से अपना ख्याल रख रही है और टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, तो ये सारे जो प्रभाव होते हैं वो बच्चे पे भी पड़ते हैं। माँ पे तो असर दिखता ही है कि माँ के स्वस्थ रहने में या कह लीजिए कि स्वस्थ बच्चा आने में ये भूमिका तो निभाता ही है, लेकिन आगे चल के जो बच्चा आता है उस पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात आती है कि पोषण कैसे करें। अक्सर यह देखा गया है कि यदि बच्चा ठीक से सो नहीं पाता है तो बेहतर नींद के लिए उसके स्लीपिंग या शेड्यूल, सोने के तरीके में बेहतर करने के लिए परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि बच्चे को सही मात्रा में नींद के उजाले में सही अवगत कराया जाए तो उन बच्चों को 100% बेहतर नींद आती है। इसके अलावा आपके बच्चे के सोने की दिनचर्या, जैसे उसमें अगर आप कुछ बदलाव करें या फिर उसे किस टाइम पे सोना है और किस टाइम पे उठना है, इस चीज़ का ख्याल रखें तो उसका पोषण हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सोने से पहले शांत वातावरण हो, संगीत बजाना, ऐसी कुछ चीज़ें जो बेहतर नींद लाने में उसके मदद करती हो। जैसे मान लीजिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पालन पोषण करने के लिए माँ क्या करती हैं, माँ बच्चे को टाइम से दूध पिलाती है और उसको सुला देती है, लेकिन सुलाने के दौरान भी
अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो वो क्या करती है, लोरी गाती है और लोरी गा कर उसको धीरे धीरे टाइम पे सुला देती है, फिर उसको सुबह टाइम से जगा देती है। तो ये प्रक्रिया क्या है कि उसका हम ये पोषण कर रहे हैं, आगे चल के उसकी दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं ताकि वही दिनचर्या उसके आगे बनी रहे, जिससे बच्चा अनेक लाभ भी प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चा टाइम से सो रहा है, टाइम से जग रहा है, तो वो स्वस्थ भी रहेगा। दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो जैसे रोना, यदि एक बच्चा लगातार रोता है तो हम यह आश्चर्य करेंगे कि वह उसकी प्रकृति के कारण है, यह आदत है, यह उसमें विकसित की गई है। उसके रोने का कारण उसके पोषण भी हैं। यानी कि हम दोनों स्थिति देखेंगे कि बच्चा यदि रो रहा है तो क्या उसके आदत में आ गया है, या फिर उसकी दिनचर्या ऐसी बन गई है कि वो रोता ही रहता है, या फिर उसके पोषण में कोई कमी आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो लगातार रो रहा है, तो दो ही स्थिति बन सकती है। या तो वो ज़्यादा रोने वाला बच्चा होगा, उसकी प्रकृति ही वैसी होगी कि वो ज़्यादा रोता होगा, या फिर उसमें रोने के जो कारण और आ सकते हैं वो यह कि उसे भूख लगी हो। यदि उसे भूख लगी होगी तो भी बच्चा लगातार रोता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृति। प्रकृति क्या है? बच्चे अपने माता पिता का ध्यान हटाने के लिए या ध्यान आकर्षित करने के लिए रोते हैं ताकि उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। जबकि कुछ बच्चे शांत रहना पसंद करते हैं या उनको शांत करने में भी कठिनाई होती है। ज़्यादा रो रहे हैं तो उनको शांत करने में कठिनाई होगी, और कुछ बच्चे इतना शांत होते हैं कि वो उन्हें ज़रूरत क्या है किस टाइम पे उसका हमें पता भी नहीं लग पाता है। कुछ बच्चों को शांत करना आसान हो जाता है। शोध में यह भी पाया गया है कि जेनेटिक अपने बच्चे के रोने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके बच्चे का स्वभाव लगभग 60% तक वंशानुक्रम से उसके मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है बहुत ज़्यादा रो रहा है तो वो प्रकृति का भी असर है। साथ ही साथ मान लीजिए बच्चा यदि भूखा है तो भी बहुत ज़्यादा रोएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो इसलिए भी रोते हैं कि ताकि उनके माता पिता का जो ध्यान है वो उस बच्चे पे बना रहे। और कुछ बच्चे बहुत ही शांत होते हैं। जब वो इतना शांत होते हैं कि उन्हें भूख कब लगती है, उन्हें प्यास कब लगती है, इसका भी हम पता नहीं लगा पाते हैं। और साथ ही वो बच्चे कह लीजिए कि कुछ गुण अपने पूर्वजों से अर्जित कर किए हुए रहते हैं और अर्जित करके आते हैं। जैसे लगभग 60% जो उनका वंशानुक्रम होता है वो उनके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, और 60% तक वो अपने प्रकृति के स्वभाव से ही सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोषण। पोषण क्या है कि माता पिता के लिए ये अच्छी खबर है कि बच्चे एक शांत पलटावी गुण के साथ पैदा होते हैं और इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। आप अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हर बच्चा अलग होता है और आपको स्थापित करना पड़ता है आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चा शांत रहता है तो माँ के लिए अच्छा रहता है। इसलिए क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा रोता नहीं है तो माँ को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है, और घर में वो अन्य कार्यों के प्रति भी अपना ध्यान लगा पाती है। साथ ही साथ बच्चे पे भी उसका पूरा ध्यान रहता है, और
बच्चा जब बहुत ज़्यादा शांत होता है तो हम उसके बहुत सारे जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम जान भी नहीं पाते हैं, तो हम पूरा भी नहीं कर पाते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि उनको शांत कराना बहुत ही आसान होता है, और हम अगर बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए भी बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में बच्चे जब होते हैं छोटे, तो उनको चुप कराने के लिए क्या करते हैं कि घर के सदस्य उनके सामने जोकर बन जाते हैं, या कह लीजिए कि ताली बजा बजा के उसको चुप कराने का प्रयास करते हैं। उसके सामने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने लाते हैं। तो ये सब दिखा दिखा के उसको ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा चुप हो जाए जल्दी से, ये रोए ना। या फिर उसको दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। इस प्रकार से उसके पोषण पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। और उस बच्चे को आगे कैसे स्थापित किया जाए, मतलब कि आगे कैसे ये सरवाइव करता रहे, कैसे हम इसके सारी आवश्यकताओं को जान पाएँ, उसके लिए भी वो अनेक प्रयास करके उसको अच्छे से अच्छा माहौल देकर, अच्छे से अच्छा पालन पोषण करके उसको आगे तक सरवाइव करते हैं। बाल विकास में प्रकृति और पोषण के कुछ सुव्यवस्थित उदाहरण भी हैं जो उपयुक्त कथनों को स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा लंबे माता पिता से पैदा हुआ है लेकिन उसका पालन पोषण सही से तरीके से अगर नहीं हो रहा है, या सही से नहीं हो रहा है, या अनुचित पोषण उसको प्राप्त हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके लंबे जीन के बावजूद भी वो बच्चा लंबा ना हो। या इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें कि एक बच्चे में अपने जीन के कारण संगीत को समझने की क्षमता होती है, लेकिन अकेले जीन उसे संगीत प्रशिक्षित नहीं बना पाएगा। अगर हम केवल बच्चे को संगीत की ही शिक्षा दें तो उसे आगे चलकर और शिक्षा नहीं मिल पाएगी। केवल संगीत ही उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं कर सकती है। इसके लिए उसके कम उम्र से ही उसको क्या करना होता है, प्रशिक्षण देना होता है, और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण से उसको गुजारना होता है, ताकि बच्चे में प्रकृति के प्रति उसमें प्रेम भाव उत्पन्न हो, या कह लीजिए कि आगे अपने भावी जीवन में वो अच्छे से सरवाइव कर सके। तो प्रकृति और पोषण दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति और पोषण वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करके एक ही अपनी छवि छोड़ते हो, नहीं। बच्चे के ऊपर जो भी प्रकृति पोषण का असर दिखता है वो अलग अलग दिखता है। प्रकृति मतलब उसके वंशानुक्रम, उसके माता पिता, उसके पूर्वजों से उसे किस प्रकार के लक्षण मिल रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसे निखर रहा है, इन सब पे फोकस होता है। प्रकृति का मतलब यह है। और पोषण का मतलब यह है कि बच्चा उसमें, यानी कि उस समाज में, उस अर्जित ज्ञान के द्वारा वो कैसे समाज में रह रहा है, समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, समाज में उसकी नैतिकता क्या है, या कह लीजिए कि उसके व्यक्तित्व के लक्षण कैसे उजागर हो रहे हैं। तो ये उसका पालन पोषण है। पालन पोषण का मतलब केवल यह नहीं होता है कि उसे संतुलित आहार मिल जाए और वो स्वस्थ रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम केवल स्वस्थ रहेंगे तो उसी से हम अपने समाज में रह नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारा अच्छा आचरण होना चाहिए, हमारे पास अपना सम्मान होना चाहिए, अपनी एक प्रतिभा होनी चाहिए, और कह लीजिए कि हम उस समाज के प्रति प्रतिभावान भी रहें, ताकि हमारे समाज में हो रहे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, नैतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, उनमें भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी फंक्शन में भाग ले रहे हों और वहाँ पे आप जाके उल्टी सीधी हरकतें करें, तो ये आपके प्रकृति और पोषण दोनों के प्रति विरोधाभास रहेगा।
तो आई होप आपको प्रकृति बनाम पोषण का यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। बाकी आप लोगों को यदि PDF प्राप्त करना है इस क्लास का तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप उससे जुड़कर वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।